गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध। आज हम मानचित्र का, मैप का भरपूर यूज करने वाले हैं और यूरोप और अफ्रीका की लोकेशंस को बहुत बेहतर तरीके से मैप के थ्रू देखेंगे और जानेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को द ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर या फिर द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा जाता है, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय विश्व के सभी देशों को ये लग रहा था कि भविष्य में 60-70 साल तक तो वैश्विक स्तर पे इतना बड़ा युद्ध नहीं होने वाला है। लेकिन 2 दशक बीतने के साथ ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उस समय हमने इस विश्व युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहा। देखिए, आज हम कुछ की पॉइंट्स के थ्रू पूरी क्लास को डिटेल में समझेंगे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के क्या कारण थे, कैसे विश्व के सभी देश जो हैं वो 2 गुटों में विभाजित हो गए थे, जिन्हें हम सेंट्रल पावर धुरी राष्ट्र और एलाइड पावर मित्र राष्ट्र कहते हैं। क्यों ये विश्व युद्ध शुरू हुआ, कैसे एक के बाद एक देश इस विश्व युद्ध में आकर के शामिल होते गए, इसके बाद युद्ध के परिणाम क्या निकल कर आए। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उस समय भारत में कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी, इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पे क्या प्रभाव था, हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पे क्या बदलाव आए, ये हमारे बेसिक की पॉइंट्स रहेंगे आज की क्लास को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध आखिर हुआ क्यों, कारण क्या थे। तो एक तो कारण था साम्राज्यवाद की नीति चरम पर थी। देखिए, इस समय तक साम्राज्यवाद की जो नीति है वो चरम पर थी। यूरोप के सभी बड़े देश ये चाहते थे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा देशों पे नियंत्रण हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उनके कंट्रोल में रहे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। और आप ये देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को खुद के कंट्रोल में करने से सस्ता श्रम, इसके अलावा रॉ मटेरियल मिलना और प्राकृतिक संसाधनों पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस हो सकती थी। इसीलिए सभी बड़े देश ये चाहते थे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कंट्रोल हो। और इस साम्राज्यवाद की दौड़ के अंदर ब्रिटेन जो है वो सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि ब्रिटेन का एक समय में 25% देशों के ऊपर नियंत्रण था। ब्रिटेन की कॉलोनी थे इतने देश। तो इस साम्राज्यवाद की होड़ में सारे देश लगे हुए थे। हम बात करें जर्मनी की, फ्रांस की, इसके अलावा स्पेन की, पुर्तगाल की, और ब्रिटेन तो था ही सबसे आगे। तो यहाँ पे चल रहा था कि साम्राज्यवाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया का विस्तार करना है। तो एक तो ये कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इसे हम और भी डिटेल में देखेंगे कि किस तरह साम्राज्यवाद की नीति धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर देशों के हित आपस में टकराए और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बने। दूसरा देखिए, राष्ट्रवाद की भावना का विकास। अब जब कुछ देश साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे तो ये स्वाभाविक ही है कि कुछ एरिया के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना भी शुरू करेंगे। तो इसी तरह से बाल्कन प्रायद्वीप में लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। वो चाहते थे कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर है, इनसे अलग होकर के हम स्वतंत्र राष्ट्र बने। तो कुछ देश जो हैं वो ऑस्ट्रिया हंगरी के फेवर में आएंगे और कुछ देश जो हैं वो ऑस्ट्रिया हंगरी के अपोजिट में। तो इस तरह से देश जो हैं वो 2 खेमों में धीरे धीरे बढ़ते गए थे। तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना भी एक बड़ा कारण था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इसके अलावा एक बड़ा कारण था गुप्त संधियों का होना। गुप्त संधियों ने ना बारूद का काम किया। कैसे कि हर एक देश दूसरे देश के पीठ के पीछे गुप्त संधियां करता था और उसके बारे में बाकी देशों को पता भी नहीं चलता था। और इन गुप्त संधियों में होता क्या था कि वो दोनों देश जिनके बीच में ट्रीटी हो रही है, वो दोनों देश ये करते थे कि अगर सामने वाले पे आक्रमण होगा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं,
जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के बीच में संधि हुई, जो कि इस विश्व युद्ध में एक बड़ी प्रमुख संधि के रूप में देखते हैं हम। तो उनके जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में ट्रीटी हुई, संधि हुई। इस संधि में क्या था कि यदि जर्मनी पे कोई देश आक्रमण करता है तो ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ेगा, यानी जर्मनी के पक्ष में आकर के युद्ध करेगा, लड़ाई लड़ेगा। और यदि ऑस्ट्रिया हंगरी पे कोई आक्रमण होता है तो जर्मनी पूरा सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रिया हंगरी को। तो इस तरह की ट्रीटी सारे देश एक दूसरे के पीठ के पीछे करते जा रहे थे। तो ये गुप्त संधियां भी बहुत बड़ा कारण रही थी, क्योंकि ये गुप्त संधियां होती तो इसलिए थी कि शक्ति संतुलन के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा पावर का डिसबैलेंस किया कि आखिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होकर ही रहा। अब इसके अलावा देखिए सैन्यकरण। अब जब देशों में साम्राज्यवाद की होड़ मची हुई थी तो स्वाभाविक है कि सैनिकों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास चल रहे थे। जैसे सेना को बढ़ाया जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा नेवी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था। इसके अलावा मशीन गन का आविष्कार हो चुका था इस समय तक। हथियारों की जैसे होड़ मची हुई थी सभी देशों में, जर्मनी, ब्रिटेन, इनमें इतने हथियारों का उत्पादन हो रहा था। टैंक का भी यूज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही हुआ था। टैंकों पे मशीन गन लगा दी थी। तो आप सोचिए कि जब पावर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद उसका प्रदर्शन करना तो स्वाभाविक ही था। तो इतनी ज़्यादा सैनिक शक्ति इन देशों ने अपनी बढ़ा ली थी कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसने इतना ज़्यादा विनाश किया अपनी धरती का। तो ये चार तो थे वो कारण जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे थे, और हर एक देश चाह रहा था कि बस कोई एक घटना ऐसी घटित हो जाए जो चिंगारी का काम कर दे। तो सारे देश तैयार बैठे थे युद्ध लड़ने के लिए, जैसे उन्हें वेट ही चल रहा था कि कोई एक घटना हो जाए। अब इसमें इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण के रूप में हम देखते हैं कि 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, और ये बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। तो वेट तो सारे देश कर ही रहे थे, अब उन्हें एक घटना, एक कारण भी मिल गया। तो देखिए अब हम जानेंगे कि कैसे कैसे युद्ध शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ा। ये तो हमने देखे कि कारण क्या थे जो लंबे समय से चले आ रहे थे और जो तात्कालिक कारण था। देखिए सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विलेन के रूप में जर्मनी को दिखाया गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ उस समय सभी देशों ने सारा इल्जाम, सारी चीज़ें थोप दी जर्मनी के ऊपर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का सबसे बड़ा कारण जर्मनी है। तो जर्मनी को एज ए विलेन घोषित कर दिया गया था। तो हम थोड़ा सा जर्मनी के बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए बिस्मार्क को जाना जाता है जर्मनी के एकीकरण के लिए। बिस्मार्क ने 1871 में 39 छोटे छोटे राज्यों को, जहाँ पे जर्मन वासी लोग रहते थे, इनकी भाषा भी जर्मन थी, इनको मिला करके एक राज्य बनाया। और ये देखिए एक राज्य बनने के बाद अब यहाँ पे राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा चरम पे पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि एक देश, एक राज्य, एक भाषा, एक जैसे लोग, तो उनकी जो भावनाएं हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पे उग्र की थी बिस्मार्क ने। इसके बाद देखिए क्या किया, फ्रांस के साथ जर्मनी का 36 का आंकड़ा कुछ तो पहले से ही चल रहा था। ऊपर से बिस्मार्क ने क्या किया, एल्सास और लोरेन, इन दोनों क्षेत्रों को फ्रांस से खुद के पास ले लिया, यानी इन दोनों क्षेत्रों को जर्मनी में मिला लिया। अब इन दोनों क्षेत्रों को छीन लेने के कारण फ्रांस पूरी तरह से विरोध में था जर्मनी के, और फ्रांस तो चाहता था कि इस हार का बदला कब मैं लूं। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में संधि का समय, ट्रीटी का समय आएगा, उस समय हम ये देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस ने चुन चुन कर बदला लिया था जर्मनी से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मार्क ने 39 छोटे छोटे राज्यों को मिला करके जर्मनी का एकीकरण किया, और इसीलिए बिस्मार्क ने एक ऐसा एग्जाम्पल छोड़ा है एकीकरण करने का कि हम भारत का बिस्मार्क कहते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। होता है ना कि कुछ लोग अपने काम के थ्रू इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। जैसे आप लोगों की जो एज चल रही है उसके हिसाब से अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो देखिए
उम्र के एक खास दौर में आप चल रहे हैं, तो ऐसे में आप ये सोचिए कि जैसे मोहब्बत है ना, प्यार की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें आपको अपने दिमाग में नाम ध्यान आता है हीर रांझा। वैसे ही एकीकरण के मामले में बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बिस्मार्क ने एकीकरण की ऐसी मिसाल पेश कर दी थी। तो भारत का बिस्मार्क हम इसीलिए कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जिस तरह से एकीकृत किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। देखिए, इसके बाद बिस्मार्क ने, जो हम गुप्त संधियों की बात कर रहे थे कि गुप्त संधियां एक बहुत बड़ा कारण बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, प्रथम विश्व युद्ध का, तो देखिए 1882 के अंदर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली से एक संधि की। इस संधि को ट्रिपल अलायंस कहते हैं, ट्रिपल अलायंस, त्रिराष्ट्र संघ या त्रिराष्ट्र संधि थी ये। तो इसमें देखिए, अब ये जो संधि हुई है, इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया था और ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी का साथ दिया था। यहाँ पे याद के क्या रखना है कि इटली बदमाशी कर गया था। इटली ने संधि जरूर यहाँ पे कर रखी थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, लेकिन इटली ने इनके अपोजिट युद्ध लड़ा था, इनके साथ युद्ध नहीं लड़ा, इनका सहयोग नहीं किया था। इस ट्रीटी होने के बावजूद भी एक तरह से धोखा दिया था। देखिए, अब ये तो हो गया जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क जो था वो खुद को लैंड रेट कहता था, उसने नौसेना के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, उसने आराम से अपनी लैंड पे ध्यान दिया। जर्मनी के एकीकरण के बाद उसके विकास पे, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया और फ्रांस पे बराबर भय कायम करके रखा, क्योंकि इस ट्रीटी के बाद तो फ्रांस पे और भी ज़्यादा भय हो गया था कि पता नहीं जर्मनी कब आक्रमण कर देगा, और फ्रांस ऐसी स्थिति में नहीं था कि जर्मनी को हरा पाए। तो यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन 1890 के अंदर जब सम्राट विलियम केसर सेकंड ये जब शासक बना, तो इसने ना बहुत ही ज़्यादा साम्राज्य विस्तार की भावना के साथ बहुत आक्रामक नीति अपनाई। इसने नेवी का भी खूब विस्तार किया, और जब आक्रामक नीति अपनाई तो और ज़्यादा दूसरे देशों के साथ हित टकराने लग गए। देखिए, इसने चाहा, विलियम सेकंड ने चाहा कि जर्मनी संसार की श्रेष्ठतम शक्ति बनना चाहिए। अब आप सोचिए, जब ये जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाना चाहता है तो इसके हित तो डेफिनेटली टकराने वाले हैं ब्रिटेन से, और ऐसा हुआ भी। इसकी साम्राज्य विस्तार की भावना थी। अब इन सब के चलते जब विलियम केसर द्वितीय ऐसी नीतियां लागू कर रहा था, ऐसे समय में ब्रिटेन को ये महसूस हुआ कि भी शक्ति संतुलन बहुत जरूरी है, शक्ति का संतुलन करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, शक्ति संतुलन के लिए फ्रांस के साथ 1904 में संधि की, फ्रांस के साथ, और फिर इस संधि में 1907 में रूस भी शामिल हो गया, और इस संधि को हम कहते हैं ट्रिपल एंटोंट। वो संधि थी ट्रिपल अलायंस, ये है ट्रिपल एंटोंट। अब ये जो देशों की जो दो गुट बने हैं, बाकी के देश इन्हीं गुटों में शामिल होते जाएंगे। कुछ लोग जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ और बाकी के देश ब्रिटेन फ्रांस इनके साथ में। तो देखिए, अब यहाँ यहीं से इन दोनों संधियों से ही दो गुट, दो खेमों में देश विभाजित होना शुरू हो गए थे। देखिए, जर्मनी ने, अब क्योंकि ब्रिटेन शक्ति संतुलन कर रहा था तो विलियम सेकंड को भी लगा कि उसे भी अपनी मित्रता बाकी देशों से बढ़ानी चाहिए। तो जर्मनी ने टर्की, यानी उस समय तुर्की ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, हम ओटोमन एम्पायर भी कह देते हैं, तो जर्मनी ने ओटोमन एम्पायर के साथ मित्रता बढ़ाई। और बाल्कन प्रायद्वीप में, अब जिस राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे थे कि भाई एक कारण ये भी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा था, तो यहाँ पे ये लॉजिक आप समझिए कि ये बाल्कन प्रायद्वीप वाला जो एरिया है, इसको हम अभी मैप में और बेहतर तरीके से देखेंगे। देखिए, बाल्कन प्रायद्वीप के जो लोग थे वो अपनी स्वतंत्रता के लिए बार बार विरोध, आंदोलन, शक्ति प्रदर्शन, युद्ध, ये सब कर रहे थे, यानी पूरी तरह से वहां पे राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी। और ओटोमन एम्पायर जो है वो इनको, ओटोमन एम्पायर भी और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर भी, इनको स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे। जर्मनी ने क्या किया कि ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी की जो नीतियां बाल्कन प्रायद्वीप में थी
उनका समर्थन कर दिया। अब यहाँ पे जर्मनी अगेंस्ट में आ गया है रशिया के, क्योंकि रशिया जो है वो विरोध करता था बाल्कन प्रायद्वीप में ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर की नीतियों का, और जर्मनी ने इन नीतियों का समर्थन कर दिया है। तो जर्मनी और रशिया ये दोनों में आपस में एकदम 36 का आंकड़ा बन चुका था इस बात पे भी। अब देखिए इसके अलावा एलाइड पावर और सेंट्रल पावर, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई दो गुट बन गए थे। तो एलाइड पावर, जिनको हम मित्र राष्ट्र भी कहते हैं, जिनकी जीत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इसमें आता है ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान और अमेरिका। ये बड़े बड़े देशों के नाम जो हमें ध्यान होने ही चाहिए कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे। इसके अलावा सेंट्रल पावर, जिसे हम धुरी राष्ट्र कहते हैं, इसकी अगुवाई तो नो डाउट जर्मनी कर रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विलेन भी जर्मनी को ही घोषित किया गया था। देखिए इसके अलावा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और ओटोमन एम्पायर, तो ये सेंट्रल पावर और एलाइड पावर, ये हमें पता होने चाहिए कि कौन से देश कहाँ पे थे। देखिए नेक्स्ट है, अभी ये तो हमने देख लिया कि भाई युद्ध के कारण क्या थे और किस तरह से जर्मनी कुछ देशों से मित्रता कर चुका था और कुछ देशों के विरोध में आ चुका था, ये तो हमने देख लिया। अब हम जानेंगे कि युद्ध शुरू कैसे हुआ। नो डाउट इमीडिएट कॉज जो था उसी के बाद युद्ध शुरू हुआ। जैसे 1857 की क्रांति को भी जब हमने डिटेल में पढ़ा था तब हमने यही देखा था कि बहुत से कारण पहले से चले आ रहे थे। अंग्रेजों का विरोध कर रही थी भारत की जनता, आक्रोश में भी थी, बहुत ज़्यादा असंतोष का भाव था अंग्रेजों को लेकर के। लेकिन एक तात्कालिक घटना ने सारे जो लोग थे उन सभी का गुस्सा एक साथ आकर के निकला और वो कहलाई 1857 की क्रांति। इमीडिएट कोज क्या था कि चर्बी लगे कारतूस। इसी तरह से 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई सेराजोवा में। सेराजोवा है बोस्निया के अंदर। अब ये हत्या तो हुई सेराजोवा शहर में, लेकिन क्योंकि ये उत्तराधिकारी था ऑस्ट्रिया हंगरी का, राजकुमार था ये उस समय, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या कर दी गई। तो इससे आम जनता तो खूब विरोध में आ गई, खूब ज्यादा गुस्से में आ गई, और ऑस्ट्रिया हंगरी को लगा कि ये काम सर्बिया का है। ऑस्ट्रिया हंगरी को ये लग रहा था कि ये काम सर्बिया ने करवाया है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को चेतावनी दी, कुछ शर्तें रखी, लेकिन सर्बिया ने किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। सर्बिया ने क्या किया, रशिया से मदद मांग ली, क्योंकि सर्बिया और रसिया यहाँ दोनों ही जगह स्लाविक जाति के लोग रहते हैं। उस समय रहते थे स्लाविक जाति के लोग, सर्बिया में भी रशिया में भी। अब आप 1914 को इमेजिन कीजिए, उस समय एक जैसे दिखने वाले लोग, एक जैसी भाषा के लोग, एक जैसे जाति के लोग जो होते थे, उनमें अपने आपस में जो मित्रता का भाव होता था वो दूसरों के लिए नहीं होता था। तो इसीलिए सर्बिया की हेल्प की रशिया ने यहाँ पे। तो सर्बिया ने रशिया से हेल्प मांग ली और ऑस्ट्रिया हंगरी की बात को नहीं सुना। अब इसे कहते हैं जुलाई क्राइसिस। जुलाई क्राइसिस क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे आक्रमण कर दिया 28 जुलाई 1914 को, और यहीं से माना जाता है युद्ध की शुरुआत। देखिए एक महीने में ही आक्रमण कर दिया। 28 जून को हत्या हुई थी, 28 जुलाई को आक्रमण कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी के आक्रमण करने के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट जो ऑस्ट्रिया हंगरी को था वो था जर्मनी का। अगर जर्मनी सपोर्ट नहीं करता तो हो सकता था कि ऑस्ट्रिया हंगरी आक्रमण ना करता या फिर ये युद्ध इस स्तर पे फैलता नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी को 100% सपोर्ट दे दिया जर्मनी ने। फिर जर्मनी ने क्या किया, क्योंकि जर्मनी और रसिया हमने अभी देखा था कि आमने सामने थे, यानी दोनों अलग अलग गुटों में शामिल थे। जर्मनी ने रशिया पे 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। अब हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध तो शुरू हो गया। देखिए 28 जुलाई 1914 को युद्ध तो शुरू हो गया, लेकिन अब एक एक करके देश किस तरह से इसमें शामिल हुए थे ये हम जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए, जर्मनी ने रशिया पे 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। साथ ही जर्मनी ने फ्रांस पे 3 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहाँ पे जर्मनी की स्ट्रेटजी ये चल रही थी, रणनीति ये चल रही थी कि पहले फ्रांस से निपट लेते हैं, उसके बाद रशिया पे आक्रमण करेंगे। लेकिन जैसे ही आप देखिए, जर्मनी की सेना बेल्जियम के रास्ते जैसे ही फ्रांस की तरफ आगे बढ़ी तो बेल्जियम ने इस चीज का विरोध कर दिया, क्योंकि बेल्जियम और ब्रिटेन इनकी हुई थी आपस में संधि, जो कि बहुत पहले हुई थी 1839 के अंदर। लेकिन इस संधि के तहत ये था कि बेल्जियम पे यदि कोई आक्रमण होता है तो ब्रिटेन उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। और जैसे ही जर्मन सेना 4 अगस्त को बेल्जियम में पहुंची, वैसे ही युद्ध की घोषणा कर दी ब्रिटेन ने भी, और ब्रिटेन इस वॉर में शामिल हो गया था 8 अगस्त 1914 को। अब आप देखिए कैसे एक एक करके देश शामिल होते जा रहे थे। अब यहाँ पे जैसे ही आप सोचिए, जर्मन की सेना चली थी कि भी फ्रांस में जाकर के फ्रांस वालों को हरा आते हैं, लेकिन उन्हें क्या अंदाजा था कि ब्रिटेन भी तुरंत सहयोग कर देगा फ्रांस को। क्यों? क्योंकि बेल्जियम पे भी आक्रमण कर दिया था जर्मनी ने। तो ब्रिटेन के सहयोग के कारण अब उनकी रणनीति विफल हो गई जर्मन वालों की, और जर्मनी यहाँ पे जीत हासिल नहीं कर पाया था फ्रांस के अंदर, और ऊपर से रशिया ने भी अटैक कर दिया। तो एक साथ जो वॉर है वो फ्रांस में भी चल रहा है, रशिया में भी चल रहा है। अब आप ये देखिए कि अभी तक कौन कौन से देश इसमें शामिल हो गए हैं, जबकि युद्ध बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में है। देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने आक्रमण कर दिया सर्बिया पे, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी को लग रहा था कि हमारे राजकुमार की हत्या करवाई है सर्बिया ने, इसमें पूरी तरह से सर्बिया का हाथ है। तो इस वजह से ये दोनों आपस में युद्ध करने लग गए थे। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी का क्योंकि सहयोग कर रहा था पूरी तरह से जर्मनी, तो जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ और रशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो इसमें 2 और देश भी शामिल हो गए। अब जैसे ही इन्होंने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पे अटैक किया तो बेल्जियम की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन बीच में आ गया। तो इसमें 8 अगस्त 1914 को ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। अब देखिए, रशिया के इस युद्ध में शामिल होने का एक कारण और भी था। देखिए क्या, एक तो हमने देखा था ट्रिपल एंटेंडो हुआ था, ये एक रीजन था ही था। इसके अलावा देखिए, ये जो रूट है, इस मैप को थोड़ा सा बेहतर तरीके से जानते हैं ताकि हमेशा के लिए हमारा ये वाला लॉजिक क्लियर रहे। देखिए, ये है काला सागर, ब्लैक सी, और ये है मेडिटेरियन सी। अब ये वाला जो रूट था, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया जो है, ये मॉस्को, ये वाला एरिया रशिया के पास था। तो आप ये देखिए कि रशिया के ट्रेड का मेन रूट हुआ करता था ये वाला, क्योंकि यहाँ पे है डॉर्डन लेज जल संधि, और ये मेडिटेरियन को ब्लैक सी से जोड़ती है। तो आप सोचिए, इस ट्रेड के मेन रूट पे रशिया तो चाहता था उसका अधिकार रहे, और ओटोमन एम्पायर चाहता था कि उसके नियंत्रण में ही रहनी चाहिए ये, क्योंकि देखिए टर्की तो गढ़ था ना ओटोमन एम्पायर का। और उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, टर्की का ये वाला एरिया और साथ में ये पूरा एरिया, ये ओटोमन एम्पायर था। आई होप आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये वाला एरिया जो है, ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। अब इस पे नियंत्रण चाहता था रशिया, लेकिन ओटोमन एम्पायर भी अपनी पकड़ जो है वो ढीली नहीं करना चाह रहा था। तो इस वजह से ओटोमन एम्पायर ने रशिया पे अटैक कर दिया। आप देखिए, अक्टूबर 1914 आते आते टर्की ने यानी ओटोमन एम्पायर ने रशिया पे अटैक कर दिया था। और आज आपको ये ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी और इनको जोड़ने वाली जल संधि, इन 3 बातों का पता चल गया है। साथ में देखिए, ब्लैक सी के बिल्कुल बराबर में ये है कैस्पियन सी, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इसका नाम है कैस्पियन सागर, लेकिन ये झील है। अब यहाँ पे 1-2 लोकेशन और देख लेते हैं। देखो, अभी हमने बात की कि भी जर्मनी की जो सेना थी उसने बेल्जियम के रास्ते, देखिए ये रहा बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पे अटैक किया था। तो बेल्जियम की हेल्प करने, देखो बेल्जियम में और लंदन के यानी इंग्लैंड में
कितना कम डिस्टेंस है, तो ब्रिटेन तुरंत मदद के लिए आ गया था बेल्जियम की। तो ये वाली बाउंड्री लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए ये रहा सर्बिया, जिसपे सबसे पहला आक्रमण हुआ था और किया किसने था, ये ऑस्ट्रिया, ये हंगरी। और उस समय यहां तक का एरिया, ये वाला एरिया भी, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अंदर ही आता था। ये देश बाद में आजाद हुए। इवन ऑस्ट्रिया और हंगरी भी बाद में अलग अलग देश के रूप में सामने आए थे। पहले ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हुआ करता था। इसके बाद जब ओटोमन एम्पायर ने रशिया पे अटैक कर दिया, उसके बाद देखिए ओटोमन एम्पायर ने स्वेज कैनाल पे भी अटैक कर दिया था। स्वेज कैनाल पे ओटोमन एम्पायर इसलिए अटैक करना चाहता था क्योंकि ब्रिटेन वालों के लिए अफ्रीका का पूरा चक्कर काटकर एशिया में अपनी कॉलोनी तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता था और स्वेज कैनाल के थ्रू वो बहुत कम समय में पहुंच जाते थे। तो ओटोमन एम्पायर को लग रहा था कि एशिया से इनकी कनेक्टिविटी काटने का बहुत अच्छा वे है, स्वेज कैनाल पे अपना नियंत्रण कर लो। तो स्वेज कैनाल पे ओटोमन एम्पायर ने आक्रमण कर दिया। अब जब जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी ये इतने आक्रमण कर रहे थे, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया कि अफ्रीका में जहां जहां जर्मनी की कॉलोनी है उन पे आक्रमण करो। अब आप सोचिए कि जहां कॉलोनी है वहां के लोगों ने भी खामोखा इस युद्ध का दंश झेला। आप सोचिए, उनकी कोई गलती नहीं थी। देखिए ये वाला एरिया, 3 एरिया बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज, जिसमें ये नाइजीरिया प्रेजेंट में, जहां नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, ये वाले जो देश हैं यहाँ पे जर्मनी की कॉलोनी हुआ करती थी। एक इस जगह देखिए केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, इस वाले रीजन में भी जर्मनी की कॉलोनी हुआ करती थी। और साथ में जो नामीबिया वाला एरिया है यहाँ पे भी जर्मनी की कॉलोनी हुआ करती थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड खत्म हुआ तो इन लोगों ने इन सभी कॉलोनी को, जो जर्मनी की थी, इनको मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया था, जर्मनी के पास नहीं रहने दिया था। तो जर्मनी की अभी हम देखेंगे कितनी अपमानजनक संधि जर्मनी के साथ की थी। देखिए ये वाला एरिया अफ्रीका का जो है वो जर्मनी की कॉलोनी था उस समय, ये है स्वेज कैनाल। अब देखिए इन कॉलोनी पे फ्रांस और ब्रिटेन ने हमला कर दिया था। अब हम देखते हैं कि आखिर इटली, क्योंकि इटली ने ट्रिपल अलायंस के तहत संधि तो की थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, लेकिन ब्रिटेन ने चालाकी क्या की, ब्रिटेन ने इटली से कहा कि ऑस्ट्रिया और तुर्की के जो क्षेत्र हैं वो तुम्हें दे दिए जाएंगे। ऑस्ट्रिया और तुर्की के क्षेत्रों को देने का वादा कर दिया। तो इटली तुरंत ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया था, इसके खिलाफ था 1915 में। अब प्रत्येक गुट ये कोशिश कर रहा था कि अगर एक देश सामने वाले गुट में शामिल हो गया है तो जरूरी हो गया था कि दूसरा देश हमारे गुट में शामिल हो। अब देखिए बुल्गारिया को अपने फेवर में किया जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने कहा बुल्गारिया से कि जो सर्बिया और यूनान वाले एरिया हैं वो हम तुम्हें सौंप देंगे। तो इसलिए बुल्गारिया ने साथ दिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया का। देखिए ये एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। ब्रिटेन ने चाल चली इटली के साथ, तो सेम काम जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने कर दिया बुल्गारिया के साथ कि थोड़ा सा लालच दे करके अपने फेवर में तुरंत कर लिया। इस तरह से वॉर आगे बढ़ता जा रहा था। अब देखिए जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में शुरू हो गया नेवल वॉर। अभी तक तो ये चल रहा था लैंड के ऊपर, अब ये नेवी यानी जल के अंदर भी ये वॉर शुरू हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वायु में, जल में, थल में, तीनों जगह लड़ा गया था। देखिए जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन, नेवल वॉर स्टार्ट हो गया। जर्मनी की जो, क्योंकि हमने देखा था कि विलियम सेकंड जो था इसने नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और देखिए सैन्य पावर, सैन्य शक्ति जब जब बढ़ती है तो उसका प्रदर्शन करना वैसे ही जरूरी हो जाता है। तो ये युद्ध तो होना ही था, क्योंकि इतनी ताकत लेकर के कोई भी देश आपस में शांति सहयोग की भावना से रह ही नहीं सकते। देखिए सबमरीन, जर्मनी की जो बोट थी उनको सबमरीन को यू बोट कहते थे। जर्मनी की जो पनडुब्बियां थी,
हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को पढ़ते समय ये देखा था कि उन्होंने भी जर्मनी से सहायता लेकर यू बोट के माध्यम से ट्रेवल किया था ताकि उन पे कोई हमला ना हो सके। तो देखिए, जर्मनी की जो सबमरीन थी उनको यू बोट कहते थे। अब जर्मनी क्या कर रहा था कि जो एलाइड पावर थी उनकी जो शिप्स थे उन पे आक्रमण कर रहा था, उनको डुबो देता, उन पे आक्रमण करता, उनको तहस नहस कर देता, खत्म कर देता। ये काम जर्मनी कर रहा था। लेकिन जर्मनी ने गलती क्या की कि पैसेंजर शिप पे भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। और ऐसी ही एक पैसेंजर शिप जिसका नाम है लुसितानिया, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में कि वो कौन सा पैसेंजर शिप था जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे और इसी वजह से अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ था। देखिए, हुआ क्या कि जर्मनी ने लुसितानिया नाम के एक पैसेंजर शिप को डुबो दिया। इसके अंदर लगभग 1353 पैसेंजर मारे गए। इन 1353 पैसेंजर में 128 लोग अमेरिका के थे। और देखो, अमेरिका अपने नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए ही जाना जाता है। आज तक भी अमेरिकी नागरिक जो हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी तुलना में दुनिया के किसी नागरिक के पास उतने राइट नहीं है। अगर राइट हैं तब भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत तत्पर है अपने नागरिकों के अधिकारों को लेकर के, बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं अमेरिका के नागरिक। तो देखिए, 128 अमेरिकी मर गए। अब इस बात के बाद में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया था। अदरवाइज हो सकता था कि अगर अमेरिका इस विश्व युद्ध में शामिल ना होता तो शायद जो परिणाम थे वो अलग होते। देखिए, अगस्त 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। अप्रैल 1917 की ये घटना थी, लुसितानिया जहाज को डुबा दिया था। 1917 का जो साल था वो दो घटनाओं के कारण इस विश्व युद्ध का एक टर्निंग फेज था। दो घटनाएं कौन सी? एक तो अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। अब आप एक बात सोचिए कि बाकी के जो देश हैं वो 1914 से आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब जब कोई भी देश अपने सैनिकों को युद्ध पे, मोर्चे पे भेजता है तो उस चीज की बलिदान जो है वो आम नागरिक भी देते हैं। कैसे? कि भाई सेना को आपूर्ति करनी है, खाद्यान्न की भी आपूर्ति करनी है। जो डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे इस समय में सभी देशों के जो युद्ध में शामिल थे, तो आम जनता महंगाई की मार से, इसके अलावा उनके अपने युद्ध में गए हुए थे। तो एक तरह से इतने लंबे समय में, देखो 1914 में युद्ध शुरू हुआ, 1917, 3 साल तक प्रत्येक देश जो युद्ध में शामिल था 1914 से ही, उसकी जो आम जनता थी वो बहुत ही ज़्यादा निराशा में डूबी हुई थी। क्यों? क्योंकि इतने लंबे समय तक युद्ध, आप अपनी भावनाओं को कुछ समय के लिए तो बहुत ज़्यादा आक्रामक रख सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद फिर निराशा का भाव आने लग जाता है। तो इन देशों की जनता में भी निराशा का भाव चल रहा था। और देखिए, सैनिक भी युद्ध मोर्चे पे कितने लंबे समय तक रहेंगे। तो आप देखिए, इसी वजह से अमेरिका नया नया शामिल हुआ, तो अमेरिका के सैनिक शक्ति भी शानदार थी, इसके अलावा उसके सैनिकों में जोश भी ज़्यादा था। तो आप ये देखिए, एक तो अमेरिका के शामिल होना एक टर्निंग फेज था। दूसरा, रशिया जो ओटोमन एम्पायर पे आक्रमण कर रहा था, रशिया ने जर्मनी पे भी आक्रमण किया था। और जर्मनी की सेना जब रशिया में पहुंची थी तो रशिया ने इतनी गंदी चाल चली कि जहां जहां जर्मन सैनिक पहुंच रहे थे वहां से पूरे के पूरे गांव खाली करवा दिए। और रशिया में जो भौगोलिक स्थिति है वो हम सभी जानते हैं कि बहुत हार्श क्लाइमेट है वहां का। तो आप सोचिए, सेना, ना तो कोई खाद्यान्न मिल रहा है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, और इतनी ठंड में तो जर्मन सेना के साथ रशिया में तो बहुत बुरा हुआ था। इसके बाद देखिए, अक्टूबर 1917 में लेनिन ने युद्ध से रशिया को हटा लिया, क्योंकि रशिया में इस समय हो चुकी थी क्रांति। और रशिया में लेनिन ने ये निर्णय किया कि हम विश्व युद्ध में अब शामिल नहीं है, रशिया ने खुद को हटा लिया था युद्ध से। तो आप सोचिए, इन दो बड़े देशों का, एक ने एग्जिट कर लिया है, एक ने एंट्री कर ली है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टर्निंग फेज था। यहां तक तो जर्मनी जो है वो लीड ही कर रहा था, लेकिन इसके बाद स्थितियां बदली। और देखिए, अक्टूबर आते आते ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी 1918 में, सितंबर अक्टूबर आते आते ओटोमन एम्पायर ने, ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी समर्पण कर दिया।
क्योंकि अब इनके पास वो ताकत, वो सैनिक क्षमता, वो सब नहीं रही थी। क्योंकि आप देखिए ना, 4 साल तक लगातार युद्ध चले तो स्थितियां तो बहुत खराब होनी ही थी। तो इसलिए ऑटोमन एम्पायर ने और ऑस्ट्रिया हंगरी ने समर्पण कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका और फ्रांस, इन तीनों ने इनको सभी तरफ से घेर लिया था, कहीं भी ये लीड नहीं कर पा रहे थे। तो आप देखिए, अंत में जर्मनी ने भी 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पे सिग्नेचर कर दिए, यानी युद्ध रुक गया। और इस तरह से 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ वॉर, अंत में 11 नवंबर 1918 को रुक गया। और ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें कैसे कैसे एक एक कर करके देश आपस में शामिल होते गए, सभी अपने हितों को संरक्षित कर रहे थे। इन सब में कोई ऐसे यूनिटी नहीं थी कि ये एक कॉज के लिए लड़ रहे थे, नहीं, ये सब अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। तो देखिए, इस तरह से एंड हुआ वॉर का। अब हम बात करते हैं कि युद्ध के परिणाम क्या निकल कर आए। वॉर का एंड तो हो गया, ऑटोमन एम्पायर भी हार गया, जर्मनी भी हार गया था और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर भी हार गया था। लेकिन अब इसका परिणाम क्या निकला कि देखो, फ्रांस तो 1882 के बाद से ही, जब से वो ट्रीटी हुई थी और उससे पहले 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ, साथ ही जर्मनी ने जो एल्सास और लॉरेन क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था फ्रांस वालों पे, तब से ही फ्रांस तो बदला चाहता था जर्मनी से। अब उसको मिल गया मौका, हालांकि मौका काफी लंबे समय के इंतजार के बाद मिला, लेकिन मिल गया। सबसे पहले तो जो ये मित्र राष्ट्र थे, एलाइड पावर थी, इन्होंने किए सम्मान समारोह कि भाई हम युद्ध में जीते हैं तो हमारे सम्मान समारोह। तो देखिए, एक साल तक, जनवरी 1919 से जनवरी 1920 तक पेरिस में, फ्रांस में पेरिस में सम्मान समारोह आयोजित किए गए थे। इन सम्मान समारोह में जो हारे हुए देश थे उनके साथ संधि शर्तों को तैयार किया जा रहा था कि भाई हम जीते हुए देश हैं तो हारे हुए देशों को हम कौन कौन सी शर्तें मनवाना चाह रहे हैं, इसका मसौदा तैयार किया जा रहा था। और देखिए, 5 मुख्य संधियां हुई। कौन कौन सी? जर्मनी के साथ की वर्साई की संधि, और ये वर्साई की संधि पे जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे 28 जून 1919 को। आप देखिए, ये डेट वही है 28 जून, जिस दिन ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, उसी तारीख को। लेकिन सन है 1919 के अंदर वर्साई की संधि की। बुल्गारिया को न्यूली की संधि की गई। टर्की के साथ, टर्की या ओटोमन एम्पायर, क्योंकि इस विश्व युद्ध के बाद ओटोमन एम्पायर पूरी तरह से बिखर गया था, तो तुर्की के साथ की थी सेवरे की संधि। और जब असहयोग आंदोलन हमने डिटेल में पढ़ा था, तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था इसी सेवरे की संधि के कारण। क्योंकि ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने क्या किया कि सेवरे की संधि के तहत खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया था और टर्की का विभाजन कर दिया था, यानी ओटोमन एम्पायर का विभाजन कर दिया था। तो इसी के अगेंस्ट में आकर के हमारे यहाँ अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। देखिए, इसके अलावा ऑस्ट्रिया के साथ संधि की सेंट जर्मिन की। आपको एक संधि तो हमेशा ही याद होनी ही चाहिए, कौन सी? जर्मनी में वर्साई की संधि, जो जर्मनी के साथ की गई। इसके अलावा जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन चला, एक वो संधि आपको याद होनी चाहिए, तो वो थी ओटोमन एम्पायर यानी तुर्की के साथ सेवरे की संधि। इसके अलावा देखिए, हंगरी के साथ की इन्होंने ट्रीटी ऑफ त्रियान की संधि। ये तो हुई संधियां इन हारे हुए देशों के साथ में। ओटोमन एम्पायर टूट गया। इसके अलावा जो एक एम्पायर था ऑस्ट्रिया हंगरी, वो भी पूरी तरह से टूट गया। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस, ये जो जीते हुए देश थे, एक तो ये चाह रहे थे कि भाई क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, युद्ध में जितनी क्षति हुई है, धन की हानि हुई है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। एक तो ये मसौदा तैयार हो रहा था। दूसरा, जीते हुए देश यानी मित्र राष्ट्र जो हैं वो ये चाह रहे थे कि आगामी भविष्य में कोई युद्ध ना हो, इसलिए एक संघ की स्थापना करनी है, और वो क्या था? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया गया ताकि भविष्य में विश्व युद्ध ना हो। लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह फेल्योर हो गया था। क्यों? क्योंकि 1939 के अंदर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था।
देखिए, इसके अलावा ये ट्रीटी वगैरह को छोड़ भी दें, करोड़ों लोग मारे गए, लगभग 17 मिलियन लोग मारे गए थे विश्व युद्ध के दौरान अलग अलग देशों के। भारत से भी ब्रिटेन वालों ने भारतीयों को भी इस विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था और हमारे भारत के सैनिक भी गए थे युद्ध लड़ने अलग अलग देशों में। और उन्हीं सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने हमारा जो इंडिया गेट है दिल्ली के अंदर वो बनवाया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन की तरफ से सैनिक लड़े थे उनकी याद में बना है हमारा इंडिया गेट। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ नए देश बनकर उभरे। कौन? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड। इसके अलावा जो ओटोमन एम्पायर टूटा था उससे सीरिया, इसको हम थोड़ा सा देखिए, जो ओटोमन एम्पायर था उससे सीरिया, लेबनान, ट्रांस जॉर्डन, इराक का ये वाला पार्ट, ये अलग हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। यानी सीमाओं का पुनः निर्धारण हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर टूट गया और ओटोमन एम्पायर भी टूट गया था। अब हम देखते हैं, देखिए हमने ये तो देख लिया कि भी युद्ध के परिणाम क्या हुए। तो क्षतिपूर्ति के लिए वर्साई की संधि को बकायदा हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्साई की संधि उसके राजनीतिक क्या थे, आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या था, इसके अलावा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या था, सैनिक उसके अंदर क्या व्यवस्था की गई थी जर्मनी के लिए संधि के अंदर। तो वर्साई की संधि को हम बकायदा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे 5 मुख्य संधियां हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। रिजल्ट को हम देखें, परिणाम को हम देखें तो 5 मुख्य संधियां की गई। कुछ नए देश स्वतंत्र होकर के बने। इसके अलावा बड़े साम्राज्य टूट गए, ओटोमन एम्पायर और साथ ही ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय भारत में कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ उस समय हमारे जो नरमपंथी, गरमपंथी और क्रांतिकारी जो लोग थे, इनमें कौन सी विचारधारा काम कर रही थी, यानी ये ब्रिटेन का सहयोग कर रहे थे या उसके खिलाफ में थे। तो देखिए, उदारवादियों ने सोचा कि क्योंकि अब ब्रिटेन पे एक संकट आया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए और भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक के रूप में भर्ती होकर के ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेना चाहिए। ये तो मानना था उदारवादियों का। गरमपंथी, क्योंकि जून 1914 में जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो जेल से रिहा होकर आए हैं और बाल गंगाधर तिलक को एक बात तो समझ आ गई थी कि हम इन अंग्रेजों को भारत से क्रांति के माध्यम से नहीं भगा सकते या फिर उग्र विचारधारा को अपना करके नहीं भगा सकते। हमें बहुत दिमाग से काम लेना होगा और हम इनका सहयोग करके ही इनको यहाँ से भेज सकते हैं, अपना स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, गरमपंथी, यहाँ पे इन गरमपंथियों ने भी यही सोचा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यदि हमने ब्रिटेन को सहयोग किया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन हमें रिवार्ड देगा और शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ, इस फेथ के साथ गरमपंथियों ने भी पूरी तरह सहयोग किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों का, ब्रिटेन का। क्रांतिकारी ये सोच रहे थे कि ये अच्छा मौका है, ब्रिटेन का पूरा ध्यान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे है, यही वो सही मौका है जिसमें हमें इन्हें भगा देना चाहिए। तो ये विचार था क्रांतिकारियों का। इसके अलावा इस वर्ल्ड वॉर के दौरान एक घटना ये हुई कि जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटकर आ गए थे और फिर गांधी जी ने किया पूरे भारत का भ्रमण, क्योंकि गांधी जी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी से कहा कि भारत को समझने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, अपना शासन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि पूरे भारत को समझा जाए, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर लेवल पे डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट के अंदर, लोगों के अंदर, भाषा के अंदर, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। तो देखिए, गांधी जी ने भारत लौटकर भारत भ्रमण शुरू किया था। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1917 में जो रूस में क्रांति हुई, जिसके बाद रूस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से खुद को पीछे हटा लिया था,
उस क्रांति का प्रभाव हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों पे भी पूरा पूरा दिखाई दिया। कैसे कि हमारे जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जो थे, वो भी समाजवाद को पसंद करते थे। तो इस समाजवाद का प्रभाव जो था वो हमारे क्रांतिकारियों, हमारे आंदोलन करने वाले लोगों पे भी था। तो भारत पे समाजवादी प्रभाव आया इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसके अलावा देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद और 1918 में खेड़ा, ये जो आंदोलन किए थे ये बहुत छोटे स्तर के आंदोलन थे, लेकिन क्योंकि इनका एक अप्रत्यक्ष कारण ये भी था, देखिए गांधी जी इन तीनों में ही सफल हो गए थे। इसके पीछे अप्रत्यक्ष कारण ये भी था कि अंग्रेज इस समय में किसी भी तरह की कोई यहाँ पे घटना नहीं चाहते थे भारत में, क्योंकि अभी ब्रिटेन जो है वो लगा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो एक इनडायरेक्ट ये भी रीजन था कि यहाँ तीनों ही जगह गांधी जी को सफलता मिली। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, उस समय गांधी जी को वो सफलता नहीं मिली थी। अंग्रेजों ने कोई दबाव महसूस नहीं किया था गांधी जी के आंदोलन करने का। देखिए 1919 हम क्या सोच रहे थे, हमारे जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, गर्मपंथी, नरमपंथी, सभी सोच रहे थे कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा ब्रिटेन हमें शासन प्रशासन में ज़्यादा भूमिका देगा, हमारी बातों को सुना जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग हमारा शासन होगा। लेकिन 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसने सभी लोगों की अपेक्षाओं पे पानी फेर दिया और हमारे लोग इतने ज़्यादा निराश हो गए। और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। वो हम देखते हैं कि क्यों शुरू किया था। 1919 में रोलेट एक्ट आया, हमारे क्रांतिकारियों के दमन के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट भारत आया। ना वकील, ना दलील, ना अपील, इतना कठोर कानून। सोचे जहां हम रिवार्ड को एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां हमारे साथ कठोर नियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम पे भी हम पे थोपा गया था, हमारे अकॉर्डिंग, भारतीयों के अनुसार नहीं था वो बिल्कुल भी। तो भारतीयों की अपेक्षाएं बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई थी, जबकि हम सोच ये रहे थे कि हम सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ताकि बाद में ब्रिटेन हमारे लिए सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इससे हमारे लोगों में और ज़्यादा रोष उत्पन्न हुआ था। और जब खिलाफत आंदोलन, अभी हमने देखा सेवरे की जो संधि थी जो टर्की के साथ की गई थी, उसके कारण खलीफा का पद समाप्त कर दिया था और ओटोमन एम्पायर का विभाजन कर दिया था। तो खलीफा जो पद है वो एक धार्मिक पद है इस्लाम धर्म में। तो हमारे भारतीय मुसलमानों ने भी अपने खलीफा पद को बचाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट भी किया था और इसके अलावा असहयोग आंदोलन को भी खिलाफत आंदोलन के साथ ही जोड़ दिया था, क्योंकि इन सब घटनाओं के बाद में जब रोलेट एक्ट आया उसकी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। तो सोचिए जहां एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी वहां पे अंग्रेजों ने भारतीयों के मुंह पे एक तरह से तमाचा ही मार दिया था। तो इसलिए आम जनता बहुत ज़्यादा रोष में थी। इसके अलावा देखिए, जब हमारे भारतीय सैनिक बाहर के देशों में जाकर के विश्व युद्ध के दौरान लड़े, उसके बाद जब भारतीय सैनिक वापस भारत आए तो उन्होंने आम लोगों को, अपने गांव, गली, मोहल्ले के लोगों को वहाँ बाहर के देशों की घटनाएं बताई। तो भारत पे एक इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये भी रहा कि भाई हमारे लोग जो हैं वो वैश्विक घटनाओं के साथ जुड़ पाए, एक ये अच्छा इम्पैक्ट था। इसके अलावा यूएसएसआर के गठन से भारत में साम्यवाद का प्रसार हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा युद्ध से लौटे सैनिकों ने जो अपने अपने अनुभव बताए थे उसके कारण आम जनता भी इन औपनिवेशिक शासकों के यानी ब्रिटेन के खिलाफ हो गई थी। तो अब जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था उसमें आम जनता ने खूब बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था कि हाँ भाई हमारे भारत को भी स्वतंत्र होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर थे वो क्या थे कि भाई ब्रिटेन ने लगभग अपना 60% धन लगा दिया था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। क्योंकि देखिए विश्व में जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसमें चाहे कोई देश जीता हो चाहे कोई देश हार गया हो,
लेकिन क्षति तो दोनों ही तरफ के लोगों को, दोनों ही देशों को उठानी पड़ी थी, जीते हुए राष्ट्रों को भी, हारे हुए को भी। तो ब्रिटेन तो चाहता था कि भी जो हानि हुई है उसको पूरा किया जाए, यानी क्षतिपूर्ति की जाए। तो 5 अरब डॉलर तो मांगे थे जर्मनी से मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के, तब भी उनका पेट नहीं भरा। और भारत में भी इन्होंने क्या कर दिया, लगान को बढ़ा दिया था। और देखिए इस वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे यहाँ खाद्यान्न वस्तुओं में महंगाई आसमान छू रही थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए इतनी महंगाई का सामना कर रहा था। तो एक ये भी बड़ा कारण था कि आम जनता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी भारत में आंदोलन हुए उनमें तुरंत शामिल हो गई थी। तो ये भी एक कारण था। और महंगाई बढ़ रही थी, तो देखिए इन्फ्लेशन तो नो डाउट, इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रखा था। तो ये इम्पैक्ट थे हमारे भारत के ऊपर। अब हम गांधी जी को जब डिटेल में देखेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, तब हम नो डाउट फिर से सारे आंदोलन गांधी जी के पढ़ने ही वाले हैं। इसके अलावा होम रूल लीग को भी हम अलग से एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, और वर्साय की संधि को भी, क्योंकि वर्साय की संधि इतनी अपमानजनक संधि थी जर्मनी के लिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए गए थे इसी संधि के दौरान ही। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे हिस्टोरियन कहते हैं। तो चलिए, आई होप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक स्टोरी आपके दिमाग में, एक स्ट्रक्चर फॉर्म डेफिनेटली हुआ होगा आज की क्लास के द्वारा। और मैप का भी हमने बिल्कुल अच्छे से यूज़ किया है ताकि हमें पता रहे कि जर्मनी, फ्रांस कितने आसपास हैं, और इसके अलावा स्वेज कैनाल कहाँ है, काला सागर कहाँ है। तो कुछ कुछ लोकेशन मैंने कोशिश की है कि इसी क्लास के माध्यम से तैयार हो जाए। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक में, एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।